हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑन अकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं निखिल गोयल एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शिद्दत के साथ एज यूजुअल एज ऑलवेज आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पधार रहा हूं, पधार चुका हूं, पधारूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। इसी तरह का कंटेंट जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आप अपना काम करते रहिए, वीडियो से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हमारा अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करते रहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि जनरली मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लेक्चर पहले दे चुका हूँ। उम्मीद है अगर आप पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना। काफ़ी सारे लेक्चर दे चुका हूँ, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कराने का प्रयास है मेरा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रयास में जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझसे मेरे प्लस कोर्स में इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कोर्स में आप लोगों को मेरी तरफ से डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज माय कोड NG लाइफ। ये कोड जब आप पेमेंट करते टाइम लगाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाते हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों को वहां पर पूरा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बड़ी शिद्दत के साथ, डिटेल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ, लाइव डाउट सेशन के साथ, लाइव लेक्चर के साथ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के नोट्स के लिए, इसी तरह की स्ट्रेटजी के लिए और इसी तरह के सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली से जुड़िए। मेरी गाइडेंस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, सीखने का प्रयास भी करिए, क्योंकि मेरा फंडा रहता है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स भी बताऊं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल को किस तरह से रिलेट किया जाता है और इसका फ्यूचर में आपको कहाँ यूज मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है और मैं अपने लेक्चर्स में ये बताने का प्रयास भी करता हूँ स्टूडेंट्स को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना है आप लोगों को, NG लाइव इज माई कोड। अभी इसी के साथ छोटा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं बच्चों कि ये NG लाइव कोड जो है ना, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आप लोगों को 32 प्लस कोर्स की तैयारी करवाई जाती है और ये सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो भैया इन 32 प्लस कोर्स में आप इस NG लाइव कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आप इस कोड को याद रखेंगे, NG लाइव कोड है हमारा। इसी के साथ जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम आप लोगों को इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है हैव अ रेफरल कोड का, उसके साथ ही गिफ्ट बना होता है। भैया गिफ्ट तो जरूरी है ना, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 1 साल की कॉस्ट आफ्टर अप्लाइंग द NG लाइव कोड यहां अप्लाई करना है। 1 साल की कॉस्ट आपकी 5400 रुपए और 2 साल की कॉस्ट आपकी 6480 रुपीज पड़ती है। दैट इज द कंप्लीट पैकेज कॉस्ट। इट मीन्स आपको अलग से कुछ नहीं देना होता, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके लाइव लेक्चर्स हो, चाहे वो आपके डाउट सेशन हो, चाहे वो आपके PDF हो, कुछ भी हो, सब इसमें इंक्लूड होता है, अलग से कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम की बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अपने इरिगेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एज यूजुअल एज ऑलवेज उसी एनर्जी के साथ जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरी आप लोगों से एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फिर सेशन के लास्ट में दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे। याद रखना, NG लाइव कोड इज माई कोड टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू नीड टू लर्न दैट कोड एंड अप्लाई दैट कोड ड्यूरिंग द पेमेंट। इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट। दैट इज द इंस्टेंट डिस्काउंट। तुरंत के तुरंत आपको पता लग जाएगा और जब डिस्काउंट मिले ना तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। सुबह वाले सेशन के अंदर हम लोगों ने रेगुलेशन वर्क के बारे में स्टार्ट कर लिया था। मींस लेक्चर नंबर 11 में वी हैव स्टार्टेड कैनाल रेगुलेशन वर्क। हाँ देवानंद, क्या एग्जाम के बाद डिटेल होगा। we have started canal regulation work, and I want to say you one thing that in the canal regulation work we have started the falls.
एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द फॉल. फर्स्ट वन इज द ओगी फॉल, देन उसके बाद हमारे पास आ रहा था रैपिड फॉल. आई थिंक सो ओगी और रैपिड हमने डिस्कस कर लिया था, और उसके पास मेरे पास आ रहा था स्टेप्ड फॉल. स्टेप्ड के बाद मेरे पास आता है यहाँ पर नॉच फॉल. नॉच के बाद मेरे पास आता है ग्लेसिस. ग्लेसिस के बाद मेरे पास आता है यहाँ पर शारदा. और शारदा के बाद ग्लेसिस का ही एक टाइप होता है, दैट इज नोन टू बी एज इंग्लिश फॉल. ये 7 तरीके के फॉल जनरली हम लोगों को पढ़ने थे, और मैंने 2 डिस्कस कर दिए थे लेक्चर नंबर 11 के अंदर, ओगी फॉल और रैपिड फॉल. अभी मैं आप लोगों को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझाने वाला हूँ एक एक चीज. तो कोशिश करना कि पिक्चर की मदद से समझो, और पिक्चर की मदद से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा वो क्लियर करना, तो चीजें और ज्यादा डिटेल में क्लियर होती चली जाएंगी. ठीक है, फिर इस चैप्टर को हम कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे. 1 मिनट का पेशेंस रखेंगे, मैं अपनी फाइल अपलोड कर लूं यहाँ पर, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह के सेशन में भी हम लोगों ने ये पिक्चर देखा था कि दैट इज अ काइंड ऑफ फॉल, और ये मुझे फॉल को ही डिनोट कर रहा है. यहाँ मुझे ये बता रहा है कि मेरी जो ग्राउंड है वो स्टीप ग्राउंड है, और यहाँ से वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है. तो एनर्जी डिसिपेशन के लिए मैंने इस वर्टिकल डिस्टेंस को भी कवर अप कर लिया. यहाँ से यहाँ तक मैं स्टेप्ड पैटर्न में आ गया, और एनर्जी डिसिपेशन भी भरपूर कर दिया. उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑगी फॉल. हमने ये सुबह ही पढ़ लिया था कि हमारा ऑगी फॉल जो होता है वो स्मूथ कॉन्वेव और कॉन्केव पैटर्न पे चलता है, ताकि लेमिनार और ट्रांजिशन फ्लो आप लोगों का यहाँ पर हो सके. स्मूथ है, ट्रांजिशन फ्लो आप लोगों का हो सके, और आपका जो टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस का एक छोटा घाटा भी होता है, तो टर्बुलेंस से बचाने के लिए हम ऑगी फॉल का यूज करते हैं. सुबह वाले सेशन में हमने पढ़ा था. इसके बाद में आपको ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रैपिड फॉल. रैपिड फॉल में हमने जाना था कि ये जो मेरा बेड स्लोप होता है, ये जो मेरा स्लोप होता है, अपस्ट्रीम जो स्लोप होता है, ये जनरली हम 1:10 से लेकर 1:20 के बीच रखते हैं. यहाँ पर 1:15 रख रखा है. एंड इन दिस पोर्शन देयर इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोलिक जंप. इस पोर्शन के अंदर आप लोगों का एक हाइड्रोलिक जंप होता है, जिसके कारण देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ग्रेटर एक्सटेंट. वहां पर बहुत ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो हम लोग कहते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का डिसिपेशन अच्छा खासा होता है, और आगे वही पानी जाता है जो सिर्फ इस हाइड्रोलिक जंप को ओवरकम कर सकता है, यानी आगे का पानी स्मूथ रनर में आपका चलता है. इसके बाद मेरे पास आ रहा था स्टेप्ड. स्टेप्ड में क्या होता है, आई विल टेल यू, कि आप देखेंगे दैट इज अ काइंड ऑफ द रैपिड फॉल. इफ यू आर ऑब्जर्विंग ओनली वन पैटर्न, जस्ट ऑब्जर्विंग ओनली वन पैटर्न, you can say that कि you are just observing that कि this is the kind of the rapid fall, और वो rapid fall से एकदम से उछल के जाता है. I can say that this is the smaller version of the rapid fall. अगर इस पोर्शन को मैग्नीफाई करके दिखाऊं आपको, तो ये एक रैपिड फॉल है. यहाँ पे इस पोर्शन को देखेंगे आप, रिफ्रेश करूंगा, 1 मिनट रुकना. ओके, अभी आप इस पोर्शन को देखेंगे, ये पोर्शन, यहां पर आप देखेंगे कि आपका यहां पर एक हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा, और वही पानी आगे जाएगा जो इस जंप को ओवरकम कर पाएगा. जाहिर सी बात है, यही पानी आगे जाएगा. सर आई विल ऑल्सो से दैट कि ये पोर्शन आपको दिखा, यहां पर आपको एक और पोर्शन दिख रहा है कुछ ऐसा ही, यहां पर आपको एक और पोर्शन दिख रहा है कुछ ऐसा ही. सो यू कैन से दैट कि एक्चुअली में इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ द रैपिड फॉल, जहां पर आप छोटे छोटे इंटरवल पे वेरियस रैपिड फॉल प्रोवाइड करते हैं. सो आई कैन से दैट कि जब छोटे छोटे इंटरवल पे वेरियस रैपिड फॉल होते हैं, तो आपका एनर्जी डिसिपेशन बहुत अच्छे एक्सटेंट पर होता है. दूसरी बात, एक रैपिड फॉल और बहुत सारे रैपिड फॉल को देने में फर्क क्या है, समझना. मैंने कहा कि इफ यू आर ऑब्जर्विंग द वन रैपिड फॉल, देन यू कैन से दैट यू हैव अपस्ट्रीम लेवल एट दिस पॉइंट, downstream level at this point. There is only the small difference between the upstream and the downstream level. I can say that rapid fall के केस में जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच का डिफरेंस है, वो बहुत छोटा है, तो हमने एक रैपिड फॉल दिया. इफ आई एम हैविंग मच ग्रेटर डिफरेंस, आप देखेंगे ऊपर से पानी आ रहा है नीचे की तरफ, ऊपर से पानी आ रहा है नीचे की तरफ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और मुझे एनर्जी भी डिसिपेट करना है. सो आई एम गिविंग मेनी रैपिड फॉल्स इन consecutive stepped pattern, that is known to be as the stepped fall. Got it?
तो आई विल से दैट a series of rapid fall and stepped pattern to dissipate much amount of the energy, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन टू बी एज द स्टेप्ड फॉल। उसको हम लोग कहते हैं स्टेप्ड फॉल। ठीक है, स्टेप्ड फॉल कब दिया जाता है? आई विल राइट इट विद द हेल्प ऑफ नोट कि रैपिड फॉल और स्टेप्ड फॉल का मेजर डिफरेंस क्या है। रैपिड फॉल इज प्रोवाइडेड when only there is smaller difference between upstream and downstream, and there is larger difference between upstream and downstream, then there is a requirement of stepped fall। कोई डाउट ही नहीं है, इट इज इजी। ठीक है, आई विल से लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास अगले टाइप का जो फॉल आता है वो कौन सा फॉल है? आप देखेंगे, आप सबको पता है। यहाँ पर आपको लेडीज एंड जेंटलमैन ये क्या है? दैट इज नोन टू बी एज द नॉच। इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं नॉच। इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन नॉच। और आप देखेंगे इस नॉच के बीच में से आपका पानी आ रहा है। यू कैन से दैट कि पीछे से आपका पानी बहुत ज्यादा था और आप ठीक पीछे वाले पानी को देखो, पिक्चर के पीछे वाले पानी को देखो, इस नॉच के पीछे वाले पानी को देखो। आई विल से दैट कि वो पानी एकदम शांत है, बिल्कुल शांत है। लेकिन इस वाले पानी को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं ये कैसा पानी है? दैट इज हाईली टर्बुलेंट वाटर है। ये पानी बहुत ज्यादा टर्बुलेंस से भरा हुआ है, जिसके कारण आई कैन से दैट कि ये हाईली टर्बुलेटेड वाटर है तो अपनी एनर्जी का लॉस कर रहे हैं। आई कैन से दैट देयर इज मोर हेड लॉस। यहाँ पे एनर्जी का बहुत ज्यादा हेड लॉस हो रहा है, तो आगे जो पानी जाएगा उसके अंदर एनर्जी कम होगी, तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। और पानी कैसे आ रहा है? दैट इज टोटली एंड टोटली विद द हेल्प ऑफ द नॉच फॉल। ये कहां से आ रहा है? नॉचेस की वजह से आ रहा है। तो आई विल से दैट इसमें लिखने का ऐसा कुछ नहीं है। मेजर चीज यही है कि नॉचेस आर प्रोवाइडेड along the crested wall. Notches are provided on the crested wall, and there is provision for the flow of the water. Called lip. उस प्रोविजन को हम एक नाम देते हैं, जैसा कि हम लिख रहे हैं लिप, इसको कहते हैं लिप। लिप से पानी फ्लो होता हुआ आता है, बस इसको कहते हैं हम लोग नॉच वेयर। इसका आप स्केच डायग्राम देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, दैट इज द स्केच डायग्राम। कोई चीज है, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला मेरा जो आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो क्या होता है जरा समझ के चलना है, स्केच से समझाता हूँ। दैट इज द केस ऑफ द शारदा फॉल। ये कौन सा फॉल है? ये शारदा फॉल है। अब शारदा फॉल में आपको देखने को क्या मिला था बता दो। पहली बात तो जो पानी आता है अपस्ट्रीम पे, जो भी पानी आपका अपस्ट्रीम से आ रहा है, वो पानी आप याद रखेंगे कि वो बिल्कुल वर्टिकल मैनर में गिरता है। पानी आपका जमीन पे गिरता है। और जब पानी एकदम वर्टिकल मैनर में जमीन पे गिरता है तो आप एक चीज को याद रखना। सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे हल्का सा एक गड्ढा है, यहाँ पे एक गड्ढा है और इस गड्ढे में एक्चुअली में मिट्टी भर रखी है और कुछ नहीं है। इस गड्ढे में मिट्टी भर रखी है और कुछ नहीं है। और आप देखेंगे आगे की तरफ आपका पूरा का पूरा एक बेड चल रहा है, आगे की तरफ कॉन्टिन्यूटली में एक बेड चल रहा है और इस बेड के ऊपर आपका फ्लो जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पर पानी आने से पहले एक गड्ढे में भर रहा है, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पर पानी आने से पहले एक गड्ढे में भर रहा है। और इस गड्ढे में भरने का एक मेजर फंक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं। Whenever the water is being falling vertically,
फ्रॉम द अपस्ट्रीम, जब पानी आपकी अपस्ट्रीम से बिल्कुल वर्टिकल मैनर में गिरता है, आई कैन से दैट कि वहां पे हाई टर्बुलेंस क्रिएट होती है। तो एक्चुअली में जब पानी आपका फर्श पे गिरता है, जब पानी आपका फर्श पे गिरता है और फर्श अगर हल्का सा फ्लेक्सिबल है, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने कहा कि आप अगर एक फर्श पे कूदते हैं या गिरते हैं तो आपके पैर में एकदम चोट लगता है। अगर आप मिट्टी पे कूदते हैं तो शायद से कम चोट लगे, बिकॉज मिट्टी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, मिट्टी दब जाती है, मिट्टी डिस्प्लेस हो जाती है, जिसके कारण आपको चोट नहीं मिलती, आपका मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। यहां पर मैं कहता हूं, जैसे ही आप किसी फर्श के ऊपर कूदेंगे, क्या आप आगे चलने लायक रहेंगे? सर फिर हमें चलने के लिए दूसरे के सहारे की मदद पड़ेगी और शायद हम चल भी ना पाए, फिर हमें और कहीं जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा कि इसी चीज को आप लोग समझो कि अगर पानी फर्श पे गिर रहा है तो पानी की एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होती है। दूसरी बात, वहां पे पानी में इरोजन भी आ सकता है फर्श का। मेरी बात को समझना। मैंने क्या करा, इस पोर्शन के अंदर हल्की सी मिट्टी भर दी। मिट्टी भरने से क्या हुआ कि पानी को हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी मिली। दूसरा, मिट्टी जब दबेगी तो उछलेगी, मिट्टी जब दबेगी तो उछलेगी। मिट्टी पे पानी गिर रहा है, मिट्टी दबेगी तो उछलेगी। और सर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी गिर रहा है, मिट्टी जैसी उछलेगी पानी को जंप मिलेगा, मिट्टी जैसी उछलेगी पानी को जंप मिलेगा। और जब पानी को जंप मिलेगा तो वही चीज विद द हेल्प ऑफ द जंप पानी ऊपर आके आगे की तरफ जाता रहेगा। तो इस टाइप के फॉल को हम कहते हैं शारदा फॉल। इसके बारे में मैं लिखवा कुछ नहीं सकता, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वाटर फॉलिंग वर्टिकली फ्रॉम द अपस्ट्रीम ऑन द कुशन, वाटर फॉलिंग vertically from upstream on the cushion which is present in between the downstream and on the cushion which is present in between upstream bed and downstream bed. What is the function of the cushion? Cushion actually promotes the flow. Cushion actually promotes the jump and maximum amount of the water can flow from upstream to downstream. यहाँ पे लॉस नहीं होगा पानी का, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर falls from upstream to downstream. There is no loss of water, only the loss taken places ऑफ एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ वो जो लॉस होगा वो एनर्जी का होगा, बाकी किसी चीज का नहीं होगा। बात को समझना मेरी। मैंने यहाँ पर कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा पिक्चर देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये फॉल आ रहा है यहाँ पर और ये एकदम से गिर रहा है। आप देखेंगे पिक्चर में, जरा ध्यान से देखना। मेरे यहाँ एक पार्क है और रोज मैं इसको प्रैक्टिकली देख रहा हूँ और कभी मैंने फोटो नहीं ली, लेकिन अब मैंने आपको पढ़ाया तो मैं कभी उस पार्क में गया तो मैं आपके लिए फोटो जरूर लेकर आऊंगा ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं रोज ही देख रहा हूँ इसको। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक बेड टाइप का नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको एक बेड टाइप का नजर आ रहा है। ये क्या है? ये वो कुशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में यही वो कुशन है, ठीक है। तो अभी इसके बाद पानी एकदम आगे की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है वो कैसे जा रहा है। इन दिस जोन ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एक्चुअली में जो एनर्जी का डिसिपेशन होता है वो कहाँ पर होता है। सो आई विल से दैट ऑन शारदा फॉल maximum energy dissipation take place on cushion बेड पे डिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है, ये हमको पता भी है और हमने लिख दिया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब मेजर थिंग आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका अगला कौन सा फॉल है? अगला फॉल इज द ग्लेसियस फॉल, नथिंग एल्स। आप ग्लेसियस फॉल के बारे में मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, देख लो थोड़ा बहुत है, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। ग्लेसियस फॉल के बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। पहले तो आप लोग लिखेंगे डैम, फॉल डैम के अंदर होता है ना, फॉल इन डैम। आपको अभी देखना चाहूंगा मैं यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि ये आपका डैम का गेट है, पीछे आपका पानी है और बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, दैट इज द अपस्ट्रीम पार्ट। यहाँ से आपने डैम का गेट खोला तो आगे आप देखेंगे इस तरह का रास्ता आप लोग देते हैं,
इस तरह का रास्ता आप लोग देते हैं, वाटर हैज टू फ्लो। कई बारी एक बारी वो आमिर खान की पिक्चर थी ना चोर वाली, धूम 3 थी कि धूम 4 थी, वो धूम 3 में आपने देखा होगा कि आमिर खान जब कूदता है तो एकदम वर्टिकली गिर रहा है। धूम 3 में देखा होगा आमिर खान जब कूदता है तो एकदम वर्टिकली गिरता जा रहा है। वहां पे आपका इस टाइप का नहीं होता। लेकिन यार पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने पिक्चर में देखा है कि जब गेट खोला जाता है डैम का तो पानी बहुत ज्यादा फिर इस रास्ते से होता हुआ निकलता हुआ आता है। पानी बहुत ज्यादा दूर से इस रास्ते से चलता हुआ आता है। तो एक्चुअली में ग्लेसियस फॉल में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ द ग्लेसियस फॉल क्या है कि along smoothly curved portion या फिर path is given for the flow। जहां भी देखा है, मतलब तुमने देखा होगा, ये बेसिक है, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। अभी मैं प्रिंसिपल की बात करना चाहूंगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? आई विल से दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, इट इज गिवन फॉर द फ्लो। greater is the path of the flow, greater is path of the flow, greater will be the energy dissipation, greater is energy dissipation। जितना ज्यादा आपका पाथ होगा फ्लो का, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी का डिसिपेशन होगा। ये हम लोगों को याद रखना है, और याद रखना है काम की बात है। मेजर चीज इसके बाद एक और आती है, अगला वन आता है मेरे पास इंग्लिश फॉल। इट इज द इंग्लिश फॉल। आई विल से कि इंग्लिश फॉल क्या है। One sentence, it is the part of the, it is subcategory of the, नहीं सुबह वाले लेक्चर में मैंने ये नहीं पढ़ाया था, मेरा नेट प्रॉब्लम था, तो अब पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। इट इज सब कैटेगरी ऑफ द, कौन से वाला फॉल है ये सब कैटेगरी? इससे पहले ग्लेसियस पढ़ा है ना। इट इज द सब कैटेगरी ऑफ द ग्लेसियस फॉल। ओनली द डिफरेंस इज दैट अ बेफल वॉल इज प्रोवाइडेड, अ बेफल वॉल is provided on the path given for the flow, on the path given for the flow। जो पाथ हमने फ्लो के लिए दे रखा है उसमें एक बेफल वॉल दे देते हैं, so that more energy dissipation is there, so that more energy dissipation is there। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का डिसिपेशन वहां पर हो सके, तो इसलिए हम लोग बेफल वॉल देते हैं। और तुमको ये पिक्चर में दिख रही होगी, इंग्लिश वॉल उसको कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए एक नोट और लिख लो, इसको शारदा फॉल क्यों बोलते हैं? इट इज कॉल्ड शारदा बिकॉज, इट इज कॉल्ड शारदा फॉल बिकॉज सबसे पहले इसका यूज हुआ था यूपी में, एक जगह पड़ती है शारदा, वहां पर। बिकॉज फर्स्ट यूज इज इन यूपी, फर्स्ट यूज्ड इज इन वाज इन यूपी। ऐसे लिख देता हूँ, प्लेस नेम कॉल्ड शारदा, प्लेस नेम है कॉल्ड शारदा। उस प्लेस का नाम था शारदा, और उसकी वजह से हम इसको शारदा फॉल का नाम देते हैं, और कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ फॉल खत्म हुआ। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कम टू द अदर टॉपिक दैट इज नोन टू बी एज द रेगुलेटर्स। हमारा अगला टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पीलीभीत। पीलीभीत तो मैं गया हूँ, पीलीभीत मैंने सुना भी है। अभी शारदा किधर है ये मुझे पता नहीं है, बस मुझे ये पता है कि ये शारदा के नाम पर रख रखा है। नहीं, शारदा यूपी में तो वो तो मैंने ही बताया। पीलीभीत हम गए भी हैं, पीलीभीत, बरेली, ये सब हम गए हैं। शारदा किधर है मैं नहीं जानता। चले, कैनाल फॉल। व्हाट इज द कैनाल, सॉरी फॉल्स नहीं, कैनाल एडवर्स रेगुलेटर्स। अभी हम लोग कैनाल रेगुलेटर्स की बात करेंगे। एवरीबडी नोज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेगुलेटर? आप लोग रेगुलेटर का मतलब समझते हैं? एक मिनट यार, ये क्या हो गया? हाँ, आप लोग रेगुलेटर का मतलब समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेगुलेटर? एवरीबडी नोज दैट रेगुलेटर मतलब जो फ्लो को रेगुलेट करने के लिए काम आता है। अ डिवाइस used to regulate the flow, used to regulate the flow discharge।
जो फ्लो के डिस्चार्ज को रेगुलेट करने के काम आता है, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं रेगुलेटर। अब जाहिर सी बात है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका रेगुलेटर क्या हो सकता है। आई कैन से दैट इट इज सिमिलर टू वाल्व। अपने सेंटेंस में मैंने लिखा कि तुमने वाल्व के बारे में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मुझसे पढ़ लिया है, तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि ये मेरे वाल्व की तरह सिमिलर है। वाल्व भी यही काम करता था, ये भी यही काम करता है। देयर आर टू टाइप ऑफ द रेगुलेटर्स। आई विल से दैट वो रेगुलेटर कौन कौन से होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रेगुलेटर्स। एक तो आता है क्रॉस रेगुलेटर। फर्स्ट वन इज नोन टू बी एज द क्रॉस रेगुलेटर। एक का नाम आता है क्रॉस रेगुलेटर और दूसरे का नाम आता है यहां से डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर। अब ये क्रॉस रेगुलेटर और डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर का फर्क क्या होता है, आई विल डिफाइन यू। मेजर चीज आपको पता है कि रेगुलेटर क्या काम करता है। आई विल शो यू वन डायग्राम आल्सो सो दैट यू विल बी गोइंग टू नो एवरीथिंग। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी ये पेरेंट चैनल आ रही है, पीछे से एक पेरेंट कैनाल आ रही है। मेरे इस शब्द पर गौर देते रहना, तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। आई एम सेइंग दैट कि पीछे से तुम्हारे पास एक कैनाल आ रही है और ये कैनाल जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों की इस कैनाल से एक और कैनाल निकल रही है, दैट इज नोन टू बी एज द ऑफ टेकिंग कैनाल। और ये कैनाल जो थी ये पीछे से पेरेंट कैनाल के रूप में ही आई जा रही है। आप देखेंगे भी बहुत बड़ी कैनाल है, उस कैनाल में से कोई छोटी सी कैनाल निकाल दी तो वो कहलाती है ऑफ टेकिंग कैनाल। जो रेगुलेटर आप पेरेंट कैनाल में यूज करते हैं, जो रेगुलेटर आप पेरेंट कैनाल में यूज करते हैं उसको बोला जाता है क्रॉस रेगुलेटर। और जो रेगुलेटर आप ऑफ टेकिंग कैनाल के लिए यूज करते हैं पेरेंट कैनाल से अलग, ऑफ टेकिंग कैनाल के हेड पर जो रेगुलेटर यूज करते हैं उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, एक्चुअली में ये भी नहीं होता। इसको मैंने कहा कि इसको मैंने नाम दिया हेड रेगुलेटर और आई विल से दैट इट इज द काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी ओरिजिनल मतलब ये भी नहीं है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों को और क्या समझते चलना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ थ्योरी की बात करेंगे। थ्योरी में सबसे पहली चीज मेरे पास आती है कि आपका पर्पस ऑफ गिविंग रेगुलेटर क्या होता है। तो आई विल से दैट एम या फिर पर्पस ऑफ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। जनरली दो पर्पस जनरली मेरे पास आते हैं। पहला पर्पस तो आप लोगों का यही हो गया कि टू कंट्रोल डिस्चार्ज, सबको पता है। पहला पर्पस तो हमारा यही हो गया कि हमें डिस्चार्ज को कंट्रोल करना है। दूसरा पर्पस मेरे पास आ गया, मैं लिख सकता हूं टू कंट्रोल सिल्ट, टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ द सिल्ट टू बी प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर चैनल, टू कंट्रोल एंट्री ऑफ द सिल्ट, ऐसा लिख लेता हूं। टू कंट्रोल एंट्री ऑफ द सिल्ट to come into channel, to come into channel। अब ये चीज मुझे समझ में आ गई। बेसिकली दो चीजों के लिए मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ और ये चीज क्लियर भी हो गई। नाउ कम टू द मेन थिंग जो हमारे पास आ रही थी कैनाल रेगुलेटर की और डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर की, हम लोग इसको क्या समझकर चल रहे हैं। आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट डू यू मीन बाय द कैनाल रेगुलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैनाल नहीं, क्रॉस कैनाल रेगुलेटर। क्रॉस कैनाल रेगुलेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट क्रॉस कैनाल रेगुलेटर का मतलब होता है कि इट इज प्रोवाइडेड इन द मेन चैनल, इट इज प्रोवाइडेड इन द मेन चैनल। ठीक है, दूसरी चीज मैं इसको लिखना चाहूंगा, मेन चैनल में हम इसको जब प्रोवाइड करते हैं तो हम कहां पे प्रोवाइड करते हैं, हेड पे प्रोवाइड करते हैं या फिर डाउन स्ट्रीम पे प्रोवाइड करते हैं। कोई बच्चा अगर मुझे बताना चाहे तो यहाँ पर आप मेन चैनल के अंदर क्रॉस रेगुलेटर को कहां पे प्रोवाइड करते हैं, हेड पे प्रोवाइड करते हैं या डाउन स्ट्रीम पे प्रोवाइड करते हैं। आपने अभी डायग्राम में देखा भाई, आप हेड कैसे कह सकते हो, आपका पानी पीछे से आ रहा था, आपका पानी पीछे से आ रहा था। मेरी बात को समझना, आपको पता है आपकी एक कैनाल अलग हो रही थी और उस अलग होने के बाद आप क्रॉस रेगुलेटर दे रहे हो। आई कैन से दैट दिस इज डाउनस्ट्रीम पार्ट, दिस इज माय डाउनस्ट्रीम पार्ट। तो मैं जनरली यही कहना चाहूंगा कि इट इज प्रोवाइडेड एट द डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ द मेन चैनल। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद मेरी बात आती है कि दूसरा लिख लेते हैं, हेड डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल या फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल एक ही चीज है. हेड डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर, आई विल से दैट इट इज प्रोवाइडेड, पहले ही सेंटेंस आपके लिए लिखता हूं, इट इज प्रोवाइडेड फॉर an off-taking channel. It is provided an off-taking channel at head of it, at head of off-taking canal. जो आप लोगों के हेड पर दिया जाता है उसको बोला जाता है एक्चुअली में हेड रेगुलेटर. ठीक है, अब मेरी बात को और समझ कर चलना है यहाँ से कि पिक्चर से वैसे तुमको ये चीज क्लियर भी हो रही होगी, ये हेड है और ये इसका डाउनस्ट्रीम है पेरेंट का. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट. मेजर चीज मैं आप लोगों से और भी चीज पूछना चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलेटर का और किस लिए यूज करते हैं. तो डिस्चार्ज के लिए यूज कर रहे हैं, कंट्रोल ऑफ एंट्री ऑफ द सिल्ट कर रहे हैं. तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, रिपेयरिंग वर्क के लिए कई बार आपको कैनाल को रोकना पानी पड़ता है टू एक्यूमुलेट द वाटर फॉर द रिपेयरिंग वर्क्स, और आई विल से दैट टू स्टॉप द फ्लो फॉर रिपेयरिंग वर्क्स, फॉर रिपेयर ऑफ द कैनाल. तो आप लोगों को कई बार ये स्टॉप भी करना पड़ता है पानी कैनाल की रिपेयर करने के लिए, तो हम इसके लिए भी इसका काम में लेते हैं. 3 मेजर फंक्शन आते हैं. इसके बाद मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज नोन टू बी एज द कैनाल एस्केप्स. व्हाट डू यू मीन बाय द कैनाल एस्केप्स? सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप लोगों को, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एस्केप? सर सिल्ट कैसे रोकता है? देखिए क्या होता है, जो आप लोगों का बेसिकली यहाँ पर रेगुलेटर होता है, डिस्चार्ज अगर वो रोक रहा है, मैंने कहा आपका रेगुलेटर ने डिस्चार्ज रोक दिया, यू कैन से दैट पीछे का पानी जो है वो फ्लोइंग कंडीशन पे ना आके स्टैटिक कंडीशन पे हो गया एंड देयर विल बी द सेडिमेंटेशन ऑफ द सिल्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेनेवर द canal has been stopped, there will be the sedimentation of the silt, and whenever the gate will be open, regulator will be open, maximum amount of the water will be going to pass and the silt will be in the main channel behind the regulator. इस तरीके से इनडायरेक्टली सिल्ट को रोकने के भी काम आता है. ठीक है, अभी मेरी बात आती है, सर आई एम आस्किंग यू वन थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द कैनाल एस्केप्स? आई विल शो यू द पिक्चर आल्सो. What do you mean by the canal escape? Escape का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? बस मेरे को escape का मतलब बताओ. कैनाल वेनाल की टर्म को छोड़ो and we will be going to get everything. निकलना. You can say that, sir. Whenever there is the discharge greater than the full supply level, whenever there is the chances of the flood or the discharge in the canal is greater than the full supply level, I can say that we need to escape some amount of the water from the canal so that canal safe condition पे चल सके, नहीं तो canal के टूटने के chances पूरे हैं. I can say that ना, whenever there is water level in the canal greater than full supply level, whenever there is water level greater than full supply level in the canal, we need to, so there is a requirement of getting out of for this purpose we actually provide some passages through which through which water can be escape out. That's why इसको हम कैनाल एस्केप का नाम देते हैं, कॉल्ड कैनाल एस्केप. अब मेरी यहां से बात समझ में यह आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, कैनाल एस्केप एक्चुअली में आप लोगों के 2 तरह के होते हैं. ठीक है, मैं आपको ये चीज लिखवा देता हूँ. कैनाल एस्केप आर ऑफ 2 टाइप्स. तुमको कैनाल एस्केप समझ आ गया है? यस करके लिखिएगा. थोड़ा बहुत, अरे थोड़ा क्यों आया, समझते, एक बार लिख देता हूँ, समझते. पहला मेरे पास आता है यहाँ पर, दैट इज नोन टू बी एज द वेयर सरफेस.
दैट इज नोन टू बी एज द वेयर सरफेस। एक्चुअली में दो तरह के नहीं होते, क्लासिफिकेशन दो टाइप से होती है, ऐसा लिख लो। क्लासिफिकेशन, कैनाल एस्केप्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ टू टाइप्स, ऐसा लिख लो। क्लासिफाइड एज, पहला मेरे पास आता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, अभी मैं तुमको समझाता हूं, डोंट वरी। और दूसरा मेरे पास आता है यहां पर बेस्ड ऑन द पर्पस, बेस्ड ऑन फंक्शन। दो तरीके से निकल कर आते हैं और इनमें भी फर्दर सब कैटेगरी टूटती है, तो आई विल टेल यू, डोंट वरी। अब मेरी बात को समझना। सपोज मैंने कहा कि ये आपका कैनाल है, ये आपका कैनाल है, और आपका ये कैनाल का ऊपर टॉप व्यू है एंड ये कैनाल का आपका साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है, सेक्शन। मैंने कहा कि कैनाल का फुल सप्लाई लेवल जो था वो इतना था, बट ओरिजिनल वाटर जो है पानी अभी इतना है। तो व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू डू, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द वाटर शुड बी एस्केप आउट फ्रॉम द कैनाल। ऑब्वियसली इस पानी को हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो आपने देखा भी होगा नरपत माली, कई बार क्या होता है कि ऐसे ना किनारे किनारे पे थोड़ी बहुत जगह दे रखी होती है, कैनाल के किनारे किनारे पे थोड़ी थोड़ी दूर पर जगह दे रखी होती है, और आप देखेंगे कि ये जगह जो होती है, जैसे मैंने कहा कि ये कैनाल की दीवार चल रही है, ये कैनाल की पूरी पूरी दीवार चल रही है, ये क्या है, कैनाल की पूरी पूरी दीवार है। हाँ, कैनाल के साइड में बाउंड्री वॉल होती है ना, वो है ये। और आप देखेंगे इस कैनाल की बाउंड्री वॉल में एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोविजन दे रखा होता है, ऐसे थोड़ा बहुत एक गैप टाइप का दे रखा होता है। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ से एक गैप टाइप का दे रखा होता है, जहां से आप एक्चुअली में अपने पानी को निकाल सकते हैं, जहां से आप अपने पानी को निकाल सकते हैं। और आगे एक छोटी सी नहर दे रखी होती है, और कुछ नहीं है। वो नहर क्या है, किसी गांव की एक पर्टिकुलर नहर है जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ सेफ कंडीशन के लिए इसको यूज कर रखा है, या ये पानी डायरेक्टली आप फील्ड में छोड़ देते हो, तो इसको बोला जाता है जनरली कैनाल एस्केप। समझ आया नरपत माली? हाँ, तो अभी मेरी बात आती है यहाँ पर, चलिए क्लासिफिकेशन को थोड़ा पढ़ते हैं, नाम से समझ में आ जाएगा। आई विल शेयर दैट कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो दो तरीके से होता है। एक तो आप लोगों का होता है यहाँ पर वेयर कैनाल, एक तो आप लोगों का यहाँ पर होता है वेयर कैनाल, और दूसरा आप लोगों का यहाँ पर होता है कैनाल विद गेट्स। लिखना चाहूंगा स्लूइस कैनाल, स्लूइस एस्केप, वेयर कैनाल एस्केप और स्लूइस एस्केप। अब वेयर कैनाल एस्केप और स्लूइस एस्केप को मैं पिक्चर की हेल्प से समझा देता हूँ तो ज्यादा सही रहेंगे। सबसे पहले तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप लोगों को पिक्चर दिखा रखी है, ये तो आपका क्रॉस रेगुलेटर हुआ, मेन फंक्शन पे आ रहा है। ये आपकी ऑफ टेकिंग चैनल निकल रही थी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर लगा रखा है यहाँ से। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ से जेंटलमैन एस्केप प्रोवाइड है, दैट इज योर एस्केप, कि आपका पानी यहाँ से एक्स्ट्रा तौर पर निकाल सकता हूँ। ये आपके कैनाल के बीच में एक एस्केप प्रोवाइडेड है, ठीक है। आगे मैंने आपको अभी बताया कि आपका वेयर स्टेप कैनाल होता है, एस्केप है क्या, आगे नाली है, ये आपका कैनाल का फुल सप्लाई है, और ये आपका कैनाल का बैंक है। ये कैनाल का जो चल रहा है अपना एफएसएल, ये कैनाल का बैंक है। आप एक चीज ध्यान देंगे कि कैनाल के एफएसएल जो है, यहाँ तक आप लोगों का पूरा एक अपार्टमेंट है, यहाँ तक पूरा बैरियर है, मतलब आपका कैनाल का जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। इससे ऊपर आप लोगों को क्या दे रखे हैं, कुछ गेट्स दे रखे हैं या स्टेप दे रखे हैं, ऐसे स्टेप बना रखे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जैसे ही पानी आएगा वो पानी अपने आप यहाँ से लीक होकर और यहाँ पर आता चले जाएगा, अपने आप यहाँ से लीक होकर वो पानी नेचुरल ड्रेन की तरफ चले जाएगा। दैट इज व्हाट, आप तो कुछ नहीं कर रहे, आपने स्ट्रक्चर बना दिया, आपने स्ट्रक्चर बना दिया, और ये जो है ये एक वेयर्स की तरह मेरे पास एक्ट करते हैं। ये मेरे पास नॉचेस एंड वेयर्स में आपने पढ़े होंगे, ये वेयर की तरह एक्ट कर रहा है, दैट इज द क्रेस्ट पार्ट, इसलिए हम इसको वेयर कैनाल का नाम देते हैं। इसमें कुछ लिखवाने का नहीं है, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी नहीं है, लेकिन नाम पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। तुम्हें वेयर कैनाल समझ में आ गया देवानंद और नरपत माली? ओके, आगे मेरे पास आती है यहाँ पर, आगे मेरे पास यहाँ पर आता है एक गेट कैनाल। गेट सबको पता है, आप लोगों ने डैम के अंदर स्लूइस गेट के बारे में सुना होगा, देखे भी होंगे। डैम के अंदर स्लूइस गेट आप लोगों ने देखे भी होंगे, गेट खोलते तो पानी निकल जाता है, गेट बंद करते तो पानी बंद हो जाता है, यही है।
ओके, तो आई विल से दैट कि अगर गेट प्रोवाइडेड है, गेट खोल दूंगा पानी निकल जाएगा, गेट बंद कर दूंगा खत्म कर दूंगा, और गेट के ऊपर से ब्रिज जाता है। गेट के ऊपर से ब्रिज होता है, आपने देखा भी होगा, गेट के ऊपर से ब्रिज होता है। मतलब आप क्या करते हो कई बारी ना, जैसे उस ब्रिज का छोटे मोटे साइकिल वाइकल निकालने के लिए भी काम ले लेते हो, या रिक्शा मोटर भी निकालने के लिए काम लेते हो। गंगा के ऊपर ब्रिज देखे हो तो उसके नीचे गेट लगा रखे होते हैं उन्होंने, पूरा पूरा यही चलता है। ठीक है, चलो अभी मेरी बात को समझने का प्रयास करना। दो तरह से तुम लोगों ने यहाँ पर देखे। अब इसके बाद मेरे पास आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन भी काम चलता है, उसको भी लिख देता हूँ। दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पर यह आती है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन तीन टाइप के होते हैं, नाम से समझ में आ जाएगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं इनके बारे में। पहला मेरे पास यहाँ पर आता है लेडीज एंड जेंटलमैन सरप्लस एस्केप। पहला मेरे पास आता है सरप्लस एस्केप। एक लाइन लिख देता हूँ, when water level is greater than when water level is greater than FSL, water will escape through it. Water will extra water will escapes through it. जब पानी का लेवल फुल सप्लाई लेवल से ज्यादा होगा तो इसी इसी वाले से हम पास करेंगे। तो फुल सप्लाई लेवल के टाइम पे एस्केप काम आता है, उसको कहते हैं सरप्लस एस्केप। तो या तो वेयर हो सकता है या तो स्लूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सरप्लस अमाउंट ऑफ द वाटर, सरप्लस अमाउंट ऑफ द वाटर का नाम समझ में आ रहा है, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, विल एस्केप थ्रू इट। दूसरा मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, एक होता है आपका सेट कंट्रोल, ये आपको लिखना पड़ेगा ना। जैसे आप इसको ऐसे लिख लो, स्कोरिंग एस्केप, स्कोरिंग एस्केप। तो अभी तुमको स्कोरिंग एंड सिल्टिंग वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? स्कोरिंग एंड सिल्टिंग समझ आया था ना? तुम्हें नाम समझ में आ रहा होगा कि स्कोरिंग एस्केप क्या काम में आता है, बस यही है। ठीक है, तो इट इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर द स्कोरिंग पर्पस, प्रोवाइडेड फॉर द स्कोरिंग पर्पस, ऐसा लिखना, प्रोवाइडेड फॉर scoring and silting purpose. Whenever there is the amount of the silt in the canal is greater than the required limit, then we'll be going to remove it, and with the help of this we'll be going to remove that extra amount of the silt. तीसरा मेरे पास यहाँ पर आता है, that is known to be as the tail escapes. Now what is tail escapes? What is tail escapes? I will say that ladies and gentlemen, कि कई बारी क्या होता है कि आप लोगों का फुल सप्लाई लेवल तो हो जाता है, बहुत पानी भर जाता है, उससे भी ज्यादा भर जाता है, लेकिन देयर इज नो प्रोविजन सो दैट यू कैन प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ द सरप्लस एस्केप और स्कोरिंग एस्केप। तो आप क्या करते हो, टेल एस्केप प्रोवाइड करते हो। इट इज प्रोवाइडेड एट द डाउनस्ट्रीम एंड, लास्ट में जाके कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जाता है एट द टेल ऑफ द सेक्शन, लास्ट में प्रोवाइड किया जाता है और वहां से पानी को एक्स्ट्रा निकाला जाता है। तो आई विल से इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। दीज आर प्रोवाइडेड across the channel at tail ends. ठीक है, ये चलो मैं बाद में लिखवाता हूँ, नोट अभी लिख लो। टेल एस्केप्स आर प्रोवाइडेड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड FSL। तो फिर मिड में कैनाल ड्रेनेज हो जाएगी ना? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये कहाँ दिया जाता है एक्चुअली में, क्या होता है कि आप लोगों का जब शुरू से ही पानी का लेवल बढ़ने लगता है तो आप इसको ओपन कर देते हो, सो दैट आपकी कैनाल के अंदर FSL मेंटेन रहे, बस और कुछ नहीं है। तो प्रोवाइडेड एट द टेल एंड, FSL मेंटेन करने के लिए दिया जाता है और कुछ नहीं है, शुरू से गेट खोल दो। ठीक है, वो ये required maintain required full supply level in the at tail end of the canal, at tail end of canal। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद मेरी बात आती है, there are also some another things that is known to be as the canal outlets। तो कैनाल, इसके बाद चलिए ये क्लियर था। अब हम अगले टर्म पर आएंगे, that is known to be as the canal outlets। Can anybody tell me what is canal outlets? कोई हिम्मत दिखाना चाहेगा कैनाल आउटलेट्स के बारे में?
मैं आपको बता देता हूँ, द स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर और द डिवाइस which is used to connect the water course with माइनर और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। जो आपके वाटर कोर्स को मैंने बताया था ना, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स। वाटर कोर्स क्या था? जो किसानों की फील्ड तक पानी को पहुंचाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो वाटर कोर्स को डिस्ट्रीब्यूटरी से कनेक्ट करता है, दैट इज एक्चुअली द कैनाल आउटलेट। ये चीज आपको समझनी है विद मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि कैनाल आउटलेट की मैंने बात करी। कैनाल आउटलेट होता क्या है? कैनाल आउटलेट is generally connecting the water course with the major distributary, और I will say that कि जो किसानों को पानी की जरूरत होती है तो वो कैनाल आउटलेट की मदद से ही किसान अपनी फील्ड में पानी डालता है। तो किसानों को जब मदद होती है, पानी की जरूरत होती है, तो वो कैनाल आउटलेट से होने वाले पानी को ही यूज कर पाएगा, बिकॉज वाटर कोर्स पानी फील्ड में देता है। वाटर कोर्स में पानी जो है वो कैनाल आउटलेट की वजह से आता है। और आई कैन से दैट सपोज ये आपकी एक मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है, दैट इज द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी को हम लोग एक क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैंने एक मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से एक वाटर कोर्स निकाला। तो वाटर कोर्स और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच में हम एक गेट टाइप का देते हैं या एक रेगुलेटर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैनाल आउटलेट, जिसको हम लोग कहते हैं कैनाल आउटलेट। अब एक और चीज, शब्द को समझकर चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एवरीबडी नोज दैट आपका जो कैनाल सिस्टम है ना सर, वो एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटरी तक रहता है। वाटर कोर्स जो है वो फील्ड के अंडर आ जाता है। वाटर कोर्स इज नॉट एक्चुअली द कैनाल, वाटर कोर्स इज इन द फील्ड। हमने पढ़ी थी रिजेस, फरोज, वाटर कोर्स, ये सारी फील्ड के अंदर होती है। तो एक चीज तो समझ में आती है कि जो आपका कैनाल सिस्टम है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल पे खत्म हो जाता है। उसके बाद का जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैनाल, दैट इज द पार्ट ऑफ द फील्ड। तो अभी तुम कैनाल के एंड पे कोई चीज दे रहे हो, कैनाल के एंड पे कोई चीज दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल के एंड पे कोई चीज दे रहे हो। उस चीज से तुम कैनाल का हर सिस्टम जो भी कैनाल कैरी कर रहा था, ऑब्वियसली वाटर कर रहा था, कैनाल में से कैनाल के पानी को बाहर निकाल रहे हो इन द वाटर कोर्स। दैट्स वाई बाहर निकालने को आउटसाइड बोलते हैं। और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बाहर निकालने के काम होता है उसको बोला जाता है आउटलेट। फैक्ट्री आउटलेट सुना होगा आपने। फैक्ट्री के सामान को जो बाहर बेचता है वो फैक्ट्री आउटलेट होता है। फैक्ट्री के सामान को जो बाहर रिप्रेजेंट करता है वो फैक्ट्री आउटलेट होता है। ऐसे ही आउटलेट्स आपने सुने होंगे बहुत सारे। तो कैनाल आउटलेट क्या हुआ? जो कैनाल के पानी को बाहर निकाल रहा है वाटर कोर्स में, कैनाल का सिस्टम वहां पर खत्म हुआ, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कैनाल आउटलेट। अब ये मैं लिखवा नहीं सकता, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड मैं यही कहना चाहूंगा, कैनाल आउटलेट इज प्रोवाइडेड एट, कैनाल आउटलेट इज प्रोवाइडेड एट, अब जेई में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द कैनाल, डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल एंड अपस्ट्रीम एंड ऑफ, अपस्ट्रीम एंड ऑफ किसका? वाटर कोर्स। इसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बंधु कैनाल आउटलेट, ठीक है। अब इसके बाद मेरी बात आती है यहां से कि भैया कैनाल आउटलेट की मैं बात करना चाहूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कैनाल आउटलेट। पहला होता है आप लोगों का नॉन मॉडुलर, दूसरा होता है आप लोगों का सेमी मॉडुलर, और तीसरा होता है आप लोगों का मॉडुलर। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है नॉन मॉडुलर। आई विल से दैट मॉडुलर आउटलेट, नॉन मॉडुलर का मतलब होता है दैट आउटलेट विच डज नॉट डिपेंड, आउटलेट whose discharge
and so on. Difference in the water level between distributary and water course. जिसका लेवल डिस्चार्ज जो है वो इन दोनों के डिफरेंस इन द वाटर लेवल पे डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डिस्चार्ज होगा. ये चीज हमको याद रखनी है कि डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द वाटर लेवल. ठीक है. एग्जाम्पल डायरेक्ट पे आ रहा हूँ मैं, कुछ लिखवाना नहीं चाहूंगा इससे रिलेटेड. मैं आपको एग्जाम्पल की मैं बात करना चाहूँ तो सबमर्ज पाइप आउटलेट एग्जाम्पल पूछता है जनरली. ठीक है, याद रखेंगे. उसके बाद मैं बात करना चाहूँ तो मैसनरी आउटलेट. दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सही रहेंगे. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से. सेकेंड वन इज नोन टू बी एज द मॉड्यूलर सेमी मॉड्यूलर आउटलेट. नाउ सेमी मॉड्यूलर आउटलेट क्या होता है? आई विल से दैट द डिस्चार्ज जिसका एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है. द आउटलेट हुज डिस्चार्ज depends only on the distributary water level not depend on water level in water course. ये water course पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, जरूरी है, आपके काम आ सकती है. आगे की मैं बात करना चाहूँ यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सेमी मॉडुलर आउटलेट हो गया, नॉन मॉडुलर हो गया. नाउ द लास्ट वन इज नोन टू बी एज द मॉडुलर आउटलेट. व्हाट इज द मॉडुलर आउटलेट? पहली चीज मैं बता देता हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजिड मॉड्यूल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजिड मॉड्यूल. The outlet whose discharge is independent on difference in the water level of water course and distributor. याद रखें. ठीक है, तो अभी मैं चाहूँ तो इसको प्रैक्टिकल बिहेवियर पे समझा सकता हूँ, बट अभी यार समय की पाबंदी है मेरे पास और कोर्स थोड़ा ज्यादा है. सो आई थिंक कि मैं इसको प्रैक्टिकली ना समझूं. थ्योरी समझना, एग्जाम्पल पे यही आएगा, सॉरी एग्जाम पे यही आएगा. एग्जाम्पल लिख लो यार, ये तो भूल ही गया था. ऐसा लिख लो लास्ट में. एग्जाम्पल ऑफ सेमी मॉडुलर आउटलेट. क्या होता है यहाँ से? एक तो मैं कहना चाहूंगा पाइप आउटलेट, दूसरा मैं कहना चाहूंगा वेंट्यूरी फ्लूइड. ठीक है, आगे एग्जांपल ऑफ मॉडुलर आउटलेट्स. दैट इज द गिब्स आउटलेट. याद रखेंगे. ठीक है, चलिए. अब कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एसएससी एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, इसलिए हम लोगों को पैरामीटर्स के बारे में जानने बहुत जरूरी है. सबसे पहला पैरामीटर मेरे पास आता है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी. सबसे पहला पैरामीटर मेरे पास आता है फ्लेक्सिबिलिटी. उसको डिस्कस करते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लेक्सिबिलिटी? I will say that flexibility is defined as the ratio of rate of change of discharge of an outlet to the rate of change of discharge of an
डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। मुझे कॉल नहीं लग रहा, लेक्चर ले रहा हूँ ना अभी, बाद में लगा लेना, ठीक है? लेक्चर ले रहा हूँ अभी, कोई काम है तो यही बता दो यार। तो अभी समझते हैं इस चीज को। सपोज आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि Q इज, छोटा Q इज द डिस्चार्ज इन द आउटलेट, डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट, एंड बड़ा Q इज द डिस्चार्ज थ्रू चैनल, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। I will say that ladies and gentlemen, flexibility क्या होगी फिर? I am already saying that कि dq rate of change of discharge तो dq by q upon dq by बड़ा Q, that is actually the flexibility term। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। Now I will say that कि actually में मेरे पास ये जो छोटा Q वेरी करता है, ये कैसे वेरी करता है? There is some depth, let it be this। I will say that कि बड़ा Q कैसे वेरी कर रहा है मेरे पास ch की पावर m। Now what is छोटा Q, what is बड़ा Q, ये मेरे को पता है। K और C क्या है? ये मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये मेरे कॉन्स्टेंट है। और Y और H क्या है? ये लिख लेते हैं। Y is defined as the depth of the water through outlet, depth of the water through outlet, इसको Y नहीं करो, चलो एक ही बात है वैसे तो। नहीं में प्रॉब्लम है तो किताब में पढ़ोगे तो भी दिक्कत आएगी। ऐसी ऊपर एच कर लो, नीचे वाई करो। ठीक है सर, थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए। एक मंथ पहले सब लिया है, यू नो टीचिंग करियर के हिसाब से सबसे मुश्किल पॉइंट ये होता है जब एक बच्चा ये कह रहा होता है सर सरकारी नौकरी लगवा दो, पढ़ा कुछ नहीं है। तो यार अभी मतलब मुझे भी समझ नहीं आता कि तुमने 2 महीने पहले लिया है, थोड़ा सा क्या बताऊं मैं तुम्हें। फिर भी चलो मुझे कॉल कर लेना, मैं कुछ बता दूंगा। कॉल कर लेना, कुछ तो ऐसा बता ही दूंगा जो आपके काम आ सकता है और चांसेस बढ़ा सकता है। तो सिविल के बारे में बताऊंगा बस, ठीक है? कॉल कर लेना सेशन के बाद। तो अभी मैंने कहा यहाँ से कि के और सी जो है वो कांस्टेंट है, डेप्थ ऑफ द वाटर इन चैनल, डेप्थ ऑफ द वाटर इन चैनल। और यहाँ से मेरे पास एच जो है वो डेप्थ ऑफ द वाटर थ्रू आउटलेट, आउटलेट में जो डेप्थ ऑफ द वाटर है वो है। अभी मेरे पास बात आती है यहाँ पर कि एम और एन क्या है। एम इज नोन टू बी एज द आउटलेट इंडेक्स, एम इज नोन टू बी एज द आउटलेट इंडेक्स। ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं इसलिए मैं लिखवा भी रहा हूँ। एंड एन इज नोन टू बी एज द कैनाल इंडेक्स। Now, ladies and gentlemen, have a concentration here. You can say that as छोटा q is equals to में k h की power n, as छोटा q is equal to k h की power m, और I can write it as dq by q में निकालता हूँ यहाँ से। तो how can I write it? I will write it as m into dh upon में h। कोई डाउट थोड़ी। Similarly मैं यहाँ से लिख सकता हूँ as बड़ा q is equal to में c y की power n। I can write it as d बड़ा q upon q is equal to n of dc by c। Let it be the first, let it be the second। I can write ना by using 1 and 2। अब तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार ये मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कैसे आ रहा है, पता होना चाहिए। डिफरेंशिएटेड टर्म आपको आना चाहिए करना, ठीक है? नहीं आएगा तो लास्ट में फॉर्मूला रटना ही है, कोई डाउट ही नहीं है फिर तो अभी मेरी बात आती है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी को लिखता हूँ तो डी क्यू बाई छोटा क्यू अपॉन डी क्यू बाई बड़ा क्यू। आई विल राइट इट एज m into dh by h upon में n into में dh by dy by y। When I will be going to solve it, I will get it as m by n into में dh upon में del y into में y upon में h। This is another formula of the flexibility। एक जनरल फॉर्मूला आ गया, let it be equation 3। Now I will say that ladies and gentlemen, कुछ नोट करके बातों को याद रखेंगे आप लोग कि whenever you are talking about the modular outlet, for modular outlet तो है ही rigid module, rigid में flexibility 0 होती है। For modular outlet, F is always equal to 0। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ for semi modular। आपको एक चीज मैंने बताई थी कि सेमी मॉड्यूलर में जो होता है, it only depends on one thing। It only depends on what?
सिर्फ और सिर्फ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, उस पर डिपेंड करता है। कभी भी आपके उस पर डिपेंड नहीं करता ये। हाँ एक ही चीज है यार, कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है इसका, डी कर लो इसको, कोई फर्क नहीं है यार, ठीक है। वाटर कोर्स के वाटर लेवल पे डिपेंड नहीं करता, तो सेमी मॉडुलर आउटलेट के लिए एक्चुअली में इक्वेशन क्या होगी, dy और dh बराबर आ गया, मतलब हमारे लिए एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं आ रहा ना, तो ये कट जाएगा। तो सेमी मॉडुलर आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, m by n इंटू में y अपॉन में h, ये याद रखेंगे, हमारे काम की बात है। सेकेंड चीज मेरे पास यहां से आती है, that is known to be as the proportionality, that is known to be as the proportionality. What do you mean by the proportionality? I will say that when the flexibility of the system is 1, then it is said to be as the proportionality. What I am saying, if f is equal to 1, so dq by छोटा q is equals to dq by छोटा q upon dq by बड़ा q is equal to 1, or I can write it as dq by छोटा q is equal to dq by बड़ा q. So this is actually called proportionality. This is actually called proportionality. इसको हम लोग proportionality के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे की बात करता हूँ यहाँ से, तो I can write defined proportionality is defined as proportionality is defined as the stage when rate of change of discharge through outlet to the is equal to the समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मेरी बात को समझना, यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, आई कैन राइट इट एज, यहाँ से एक चीज और, कि मुझे एक चीज तो समझ आया कि डी क्यू बाई छोटा क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई बड़ा क्यू है, तो अगर ठीक ना हो ना यार, लिखने में भी प्रॉब्लम होता है सीरियसली। डी क्यू बाई बड़ा क्यू इज दिस, आई कैन से दैट डी क्यू बाई छोटा क्यू इज व्हाट, डी क्यू बाई छोटा क्यू इज व्हाट, तो यहाँ से घुमा के मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ m by n is equal to h upon में y, ये चीज हमको याद रखनी है, is equal to what, आउटलेट इंडेक्स अपॉन में इनलेट इंडेक्स, आउटलेट इंडेक्स और इनलेट इंडेक्स, ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी दो तीन तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी ये भी होती है, प्रोपोर्शनलिटी वो भी होती है, और आगे कुछ नोट करके लिख लो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, मेरे को प्लीज एक बार ही बता दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा आ गया, थोड़ा क्यों आया, पूरा आना चाहिए ना। देखो, यू कैन से दैट कि डी क्यू बाई छोटा क्यू क्या होता है, m इंटू डी एच अपॉन एच। आपको पता है डी क्यू बाई बड़ा क्यू क्या होता है, n इंटू डी वाई अपॉन वाई। आई नो दैट सेमी मॉडुलर के लिए ये चल रहा है हमारा, तो आई कैन राइट इट एज ना कि m अपॉन में h इज इक्वल्स टू n अपॉन में y। आई कैन राइट इट एज m अपॉन n इज इक्वल टू y अपॉन h, सॉरी h अपॉन y। दिस इज व्हाट, दिस इज द आउटलेट इंडेक्स अपॉन इनलेट इंडेक्स। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ से नरपत माली। क्लियर है तो बताओ जल्दी से, क्लियर है? ओके चलिए, देखिए कंफ्यूजन भरा किसने फेस भेज दिया, कंफ्यूजन क्यों है आपको, सब तो क्लियर है। इसके बाद मेरी बात आती है, छोटा सा नोट करके लिखना, आपके काम की बात बता रहा हूँ यहाँ से। I will say that कि f की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, then it is said to be as the proportional outlet. अगर f की वैल्यू 1 से बड़ी है, then it is said to be as the hyper proportional outlet. और अगर f की वैल्यू 1 से छोटी है, then it is said to be as the sub proportional outlet, और hypo सब लिख लो, sub proportional outlet। ये
तीन चीजें आप लोगों को समझ कर चलनी है, जरूरी है। इसके बाद एक लास्ट फैक्टर आता है मेरे पास, दैट इज नोन टू बी एज द सेंसिटिविटी। उसको भी क्लियर करते हैं। लास्ट फैक्टर दैट इज नोन टू बी एज द सेंसिटिविटी। नाउ व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द मटेरियल? I can say that sensitivity of the material is defined as the ratio of the rate of change of discharge. लिखो, ratio of rate of change of discharge through the outlet to the rate of change of water level in distributary channel with respect to the normal depth of the flow. ओरिजिनली जितना भी नॉर्मल डेप्थ रहता था उससे कितना लेवल ज्यादा या कितना लेवल कम है, दैट इज नोन टू बी एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डेप्थ। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट आपको पता है, तो आई कैन राइट इट एज, इफ आई वांट टू डिफाइन सेंसिटिविटी बाय एस, देन dq by छोटा q is equals to dg by normal depth is y. I have already told you ना, चैनल की डेप्थ तो y है। dg is the change in the water in the distributary. So ladies and gentlemen, यहाँ से मेरी बात आती है, g को मैं लिख लेता हूँ, g is known to be as the gauge distance या फिर gauge reading। बस जितना भी आपका रीडिंग का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द गेज रीडिंग। अभी एक चीज तो समझ में आती है, व्हेन g is equal to 0, और आई कैन राइट इट एज कि अगर मेरा डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट 0 है, समझ के देखना भाई साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूँ। व्हेन डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट इज 0, देन ऑलवेज एंड ऑलवेज g विल बी इक्वल टू 0। हाउ? प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपके पास एक ऑफ टेकिंग चैनल है, ऑफ टेकिंग चैनल में से आप क्या कर रहे हो, वाटर कोर्स में पानी भेज रहे हो और कैनाल आउटलेट की वजह से भेज रहे हो। अगर कैनाल आउट में पानी नहीं है, कैनाल आउटलेट में से कोई पानी पास ही नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके ऑफ टेकिंग चैनल पे कोई पानी नहीं है। तो जब आपकी नॉर्मल डेप्थ 0 होगी, जब भी तो आप लोगों का डिस्चार्ज 0 होगा। तो मैंने यही कहा कि आप लोगों का टोटल जी जो है, वाटर सरफेस इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल इज जी। उस टाइम पे वाटर सरफेस है वो 0 है, तो आपका डिस्चार्ज भी 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्चुअली पूछ सकते हैं ना, इसीलिए लिखवा दिया। So I can write, ladies and gentlemen, एक छोटा सा नोट करके और लिख सकता हूँ, काम आ जाएगा हमारा, कि सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का रिलेशन मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। S is equal to n into F. What is n? What is n? N is known to be as the outlet index. Oh sorry, canal index. N is known to be as the canal index. And S आपको पता है, N आपको पता है, सारी चीजें है, वो रिलेशन से ही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है यहाँ से, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और छोटा सा टर्म आता है, दैट इज नोन टू बी एज सेटिंग। व्हाट इज सेटिंग? रेशियो ऑफ एच एंड वाई। अभी एच पता है, वाई पता है क्या? सर अपडेटिंग वन लाइनर के लिए बुक के साथ पिक भेजिए, ठीक है, दे देता हूँ। संदेश बामरे तुम्हें भेज तो दिया, देख लेता हूँ मैं, कर दूंगा। एच और वाई के बीच का रेशियो है बस। सेटिंग इज इक्वल टू में एच अपॉन में वाई। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, आपके काम की बात है। और इसी के साथ एक छोटा सा नोट, आउटलेट का डिस्चार्ज कितना हो सकता है? डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट हम कितना रखते हैं? लेस देन और इक्वल टू 0.85 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें क्लियर कर दी। 8 सब्जेक्ट आ चुके हैं आज अपडेट में। अभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि मुझे पता है अभी इस सेशन के लिए 20 मिनट मेरे पास बचे हैं, लेकिन अगर मैं कोई टॉपिक को शुरू करता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मैं उस टॉपिक को 20 मिनट में खत्म नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मेरा मानना ये है कि इन द नेक्स्ट सेशन, जो अभी हमारा थोड़ी देर बाद शाम को 7 बजे होना है, लेक्चर नंबर 10, तो मैं एक नया टॉपिक शुरू करके और नया ही टॉपिक पूरा उसी में खत्म कर दूंगा, ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नया टॉपिक नया सेशन में खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इस पे न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। इफ टाइम बचता है तो मैं लेक्चर 10 में करा दूंगा, नहीं तो फिर 19 तारीख को मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
डोंट वरी अबाउट दैट। और मेरा मानना ये है कि लेक्चर 10 में ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आई विल कवर अप द टॉपिक ऑफ सीपेज थ्योरी। अभी सीपेज थ्योरी जो है ना, तुम लोग पढ़ चुके हो। अच्छा, सीपेज थ्योरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कहना चाहूंगा, तुमने सॉइल मैकेनिक्स में फ्लोनेट वाली चीज पढ़ी थी, सीपेज फेलियर पढ़ा था, पाइपिंग फेलियर, उसके कंसेप्ट को पढ़ के आना, यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू द सीपेज थ्योरी, और चुटकियों में तुम्हारी ये थ्योरी निकल जाएगी, इतना मुझे पता है। सो इट विल बी गुड फॉर यू कि अगर आप वो पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो सीपेज थ्योरी में हम क्या क्या कवर अप करेंगे? वी विल बी गोइंग टू कवर अप द ब्लिट्जक्रीग थ्योरी, विल बी गोइंग टू कवर अप द खोसला's थ्योरी, we'll be going to cover up the Lacy's theory, we'll be going to cover up the design pattern, we are going to cover up the design of this theory by Khosla। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे। ब्रिग्स ने क्या क्या दिया था वो सब लेंगे, 3 थ्योरी पढ़ाऊंगा, सेशन रखूंगा 1 घंटे का, मेरी हिम्मत नहीं है आज पढ़ाने की, फीवर। सो उम्मीद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को ये सेशन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है उसको समझा भी होगा, सीखा भी होगा, प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, और अगर नहीं करे हैं तो कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में मानो ना मानो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में इसी में से आता है। प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उससे आपको ट्रस्ट थोड़ा सा बन जाएगा और समझ आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। सिर्फ पढ़ो, और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, क्योंकि बहुत देश में ऐसी चीजें हैं जो फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बहुत लोगों को हमारे कंटेंट के बारे में पता ही नहीं लग रहा। तो ऐसा कंटेंट मैं चाहता हूं देश के हर उस नागरिक तक पास पहुंचे जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, बस कर नहीं पा रहा। तो कर भलाई तो हो भलाई, इसी सिद्धांत पर चलते हुए शेयर करो यार। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो अगर किसी चीज की कमी लगती है, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी लिखो, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इसी के साथ लास्ट में हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया ये मेरा कोड है NG लाइव, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की नॉलेज डीप में गेन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। दैट इज माई कोड NG लाइव, इट विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ओवरऑल कॉस्ट। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाइए, ठीक ना। कॉस्ट मैंने आपको बताई दी थी, 1 साल और 2 साल की कितनी पड़ती है। इससे कम का कोर्स भी अवेलेबल है, बट आप लोग लेना मत, क्योंकि वो महंगा पड़ता है और उतने में कुछ हो नहीं पाता। सो आई विल रिकमेंड एवरीबडी दैट यू नीड टू गो विद 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑलवेज। एक तो कॉस्ट सस्ती, काफी सारे टीचर्स मिलते हैं, काफी सारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, जो पसंद आती है वो गेट करो, ठीक है ना। तो मतलब काफी कुछ सही रहता है। 2 साल का कोर्स तो बेस्ट होता है, अगर 2 का नहीं लेना तो 1 साल का तो ले ही लेना, इससे कम में वो आउटपुट और एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है आप लोगों को जो मिलनी चाहिए। सो अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, इसी तरीके से कंटेंट मुझसे लेते रहो, पढ़ते रहो, और अपने एग्जाम की तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिविटी को पास भी मत आने देना, अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर समझना, क्योंकि भगवान ने सबको एक टैलेंट दे रखा है। तो भाई कमजोर तुम भी नहीं हो, जिस दिन ये लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उस दिन यही सोच लेना कि इतने साल इस धरती पे निकाले हैं, इतनी बाधाओं से लड़कर, इतने मौसम से लड़कर, इतनी परिस्थितियों का सामना करके अब इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, तो ऐसा तो नहीं हूं कि कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ तो कर सकता हूं, और मेरे अंदर भारतीय जवान का खून दौड़ रहा है, कमजोर तो मैं हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी में रहना और तैयारी करते रहना। तो चलते हैं यार, बाय।